हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हमारी जो सीरीज चल रही है मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस की, आज उसमें हम एक नए डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने पहले बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी, ओसीडी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर या फिर अलग अलग थॉट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एक नए डिसऑर्डर के बारे में, और चलिए देखते हैं कि आज हम किस डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी कि बीडीडी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। उसके जो इन इससे रिलेटेड जो उनके थॉट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उनको ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन इसके बारे में, देन उसके साइंस, देन रिस्क फैक्टर बिहाइंड बीडीडी, और फिर होमोसिस्टेंस, जैसे कि एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और सोचता है अपने फ्लॉज के बारे में, चाहे वो हो चाहे ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। कि जब आप अपने ही फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज्यादा, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फ्लॉज के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो बहुत माइन्यूटली सा फ्लॉज हो, चाहे वो फ्लॉ हो ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डेफिनेशन, डी फॉर डेफिनेशन, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है साइन। अब इसमें क्या क्या साइन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें 3 तरह के साइन है। पहला है फिजिकल साइन, देन साइकोलॉजिकल साइन एंड बिहेवियरल साइन। ठीक है, फिजिकल साइन में देखें कौन कौन से साइन आते हैं। तो जो सबसे पहला साइन है वो है कि जब किसी पर्सन को बीडीडी यानी कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पार्ट्स को हाइड करता है, जिनके बारे में उसको लगता है कि वो एक फ्लॉ है, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए थाइज है, स्टमक है, या जो पर्सन है वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनता है, चाहे वो गर्ल हो या टीनेजर बॉय हो, कोई भी हो, तो वो इस तरीके के अपने आप को उस बॉडी पार्ट का ढकने की कोशिश करता है, अगर वो उससे उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है यूज हेवी मेकअप टू हाइड परसीव्ड फ्लॉ। उसको जो उस बच्चे को जो भी फ्लॉ लग रहा है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो सकता है वो बॉय भी हो, तो भी वो बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं, फेस पे बहुत ज्यादा क्रीम लगा रहे हैं, या बहुत ज्यादा और जो मेकअप प्रोडक्ट्स है उसका यूज कर रहे हैं ताकि वो उस फ्लॉ को छुपा सके। ग्रूम देयर हेयर एक्सेसिवली, बार बार अपने बालों को सही करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत घंटे तक अपने बाल को ठीक करते रहते हैं। उससे वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि उनको लगता है कि उनके बाल ठीक नहीं है या उनके बाल अच्छे नहीं हैं। वो एक फ्लॉ की तरह उसको देखते हैं और उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है कि वो अपने बारे में, अपने बालों को देख के कॉन्फिडेंस फील करें। उसके बाद जो नेक्स्ट साइन आता है वो आता है कि टैन अलॉट टू डार्कन, बहुत ज्यादा बॉडी स्किन को डार्क करते हैं, टैन करते हैं, या तो पिंपल्स छुपाने के लिए, एक्ने छुपाने के लिए। इस तरह से वो अपनी बॉडी को टैन करते हैं, डार्क करते हैं, ताकि वो औरों को शो ना हो। तो ये जो सारे साइंस हैं ये हर टीनेजर में, या हर, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपको देखने को मिलेंगे अगर उसको बीडीडी की प्रॉब्लम है। अगर आपको साइन समझ में आ गए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए फिजिकल साइन, पीएस। ठीक, अब आता है साइकोलॉजिकल साइन पे। साइकोलॉजिकल साइन क्या होते हैं, नंबर 1 है स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज दैट अदर पीपल डोंट नोटिस द थिंग दे सी एज फ्लॉ। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है,
मतलब कि जो उनको फ्लॉ लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन को भी लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोई अपना लग रहा है कि ये फ्लॉ मेरे अंदर है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर स्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे आपके मेकअप, आपके चलने के तरीके, इस सब से रिलेटेड हो, वो आपको फ्लॉ लग रहा है, लेकिन दूसरे लोग उसको नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। फ्लॉ तो दूर की बात है। तो जब लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हैं तो ना उनके लिए फ्लॉ है, ना उनके लिए आपका प्लस पॉइंट है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है फील डिस्ट्रेस्ड। अगर वो कॉस्मेटिक सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, मतलब कि उनको जो फ्लॉ है वो उसको ओवरकम करने के लिए वो सर्जरी नहीं कर पा रहे, वो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवा पा रहे, या फिर कोई और प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे, इससे उनको स्ट्रेस फील होता है, इससे उनको एंजाइटी होती है कि मेरे फ्लॉज जो हैं, मेरे अंदर जो हैं फ्लॉ, मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। थर्ड नंबर का जो आता है कि उनको वो किसी चीज पे कंसंट्रेट करने से उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, अपने ही फ्लॉज के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, अपने अपीयरेंस के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये चीज अगर वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, किसी चीज को उन्होंने मिस तो नहीं कर दिया, कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। वो इन सब चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने ही अपीयरेंस के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल साइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइन आता है वो आता है डेवलप एंजाइटी डिप्रेशन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। उनके अंदर एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो अपने बारे में, अपने को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है या इतने ज्यादा हैप्पी नहीं है अपने बारे में सोच के या खुद को देख के। जब कोई खुद को देख के या खुद के बारे में सोच के खुश नहीं होता है तो उसको क्या होता है, अब वो जितनी बार भी मिरर देखता है, जितनी बार भी शीशा देखता है, उसको एंजाइटी होती है, उसको कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन होने लगता है, उसको वो फ्लॉ और ज्यादा दिखने लगता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसकी वजह से जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो लास्ट आता है वो आता है हैव सुसाइडल थॉट्स। जब बच्चा बहुत ज्यादा कंसर्न होता है अपने अपीयरेंस को लेके, अपनी बॉडी इमेज को लेके, अपने फ्लॉज को लेके, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे ना हो, तो उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फ्लॉज उसके दिमाग में इतना ज्यादा चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरे जिंदगी में अब कुछ है नहीं, होपलेस फील करते हैं। इससे क्या होता है, वो नेगेटिव थॉट्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। थॉट्स का जो सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी है, जो और ज्यादा रिकरिंग होने लगते हैं, वो बार बार रिपीटेटिव उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल साइन। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल साइन समझ में आ गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए साइकोलॉजिकल साइंस PS, अगेन फिजिकल साइंस के लिए भी एंड साइकोलॉजिकल साइंस के लिए भी। लास्ट जो आता है साइन वो है बिहेवियरल साइन। बिहेवियरल साइन कैसे, सबसे पहले है कि नेगेटिव थिंग्स अबाउट देयर अपीयरेंस, अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे भी लग रहे हों, लोग उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट स्टिल वो उसमें कोई फ्लॉ निकाल लेते हैं और अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं। तो ये है नंबर 1 साइन। उसके बाद जो नंबर 2 साइन आता है वो आता है कॉन्स्टेंटली चेक देयर अपीयरेंस इन द मिरर। बार बार खुद को शीशे में देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, कपड़े ठीक है, बाल ठीक है, अगर उन्होंने कोई मेकअप किया है तो मेकअप ठीक है, सब तरह से वो परफेक्ट लग रहे हैं कि नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप एक बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, बट आप रिपीटेटिवली उसको देख रहे हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप खुद को देख रहे हैं और अपने अंदर फ्लॉ और
ज्यादा महसूस कर रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन है। पिक देयर स्किन टू रिमूव देयर अपीयरेंस, मतलब नोचना। अगर आपको कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ ऐसा मोल है या एक्ने है या पिंपल है, उसको बार बार हटा रहे हैं, खींच रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी से हट जाए, सही हो जाए और मेरा जो अपीयरेंस है वो अच्छा हो जाए। बट इससे ज्यादा और अगर इस तरह से वो करेंगे तो इससे और ज्यादा उनको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, उनकी जो अपीयरेंस है उसमें और ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, अफेक्ट आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सी कॉन्स्टेंट रीएश्योरेंस अबाउट देयर अपीयरेंस, मतलब वो बार बार किसी से पूछेंगे, मैं ठीक लग रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, मेरे बाल ठीक है, मेरे कपड़े ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे क्या है, आप बार बार किसी और से अप्रूवल ले रहे हैं, किसी और से रीअश्योरेंस करवा रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं, सब ठीक है कि नहीं, नहीं ये ऐसा नहीं। अगर किसी ने कह भी दिया कि हाँ बाल अच्छे लग रहे हैं, नहीं थोड़ा सा ऐसा और होना चाहिए था, थोड़ा सा क्लिप लगा लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा मुझे जेल लगा लेना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे भी आपकी पर्सनैलिटी है, बट वो बार बार रीअश्योरेंस करना चाहते हैं कि आप जो वो खुद है वो अच्छा लग रहा है दिखने में। लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्मेटिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द इंटरनेट, मतलब जब कोई बच्चा, टीनेजर बच्चा, जब चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो बार बार जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उनको देखना शुरू कर देता है, उनके बारे में जानना शुरू कर देता है, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानना शुरू कर देता है, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना शुरू कर देता है जिससे उसका अपीयरेंस और अच्छा हो जाए, उसकी स्किन और अच्छी दिखने लग जाए, जो प्रॉब्लम है, जो फ्लॉ है वो रिमूव हो जाए, चाहे वो एक्सेसिव, आप कह सकते हैं कि अगर आपके चेहरे की स्किन शेप अच्छी नहीं है, फिगर सही नहीं है, तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा जिस भी तरह से आपको लगता है कि सर्जरी हो सकती है, वो उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल एक आइडेंटिकल मेरी फिगर हो जाए या मेरी पर्सनालिटी हो जाए। इसके अलावा और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि वो बाहर जाना अवॉइड करते हैं और दूसरों के साथ फोटो खिंचवाना या घूमना फिरना अवॉइड करते हैं, बिकॉज अगेन उनको क्या लग रहा है, मेरी फोटो क्लिक होगी, मेरा अपीयरेंस ऐसा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छी नहीं लग रही, या फिर वो देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, मैं नहीं लग रही, बातचीत नहीं करते हैं, घूमते फिरते नहीं, अकेले ही रहते हैं। इससे भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं और आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं तो आपको स्ट्रेस आपका बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या आता है, रिफ्यूज टू गो स्कूल। बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है क्योंकि अगेन उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा टेंशन है, इतना ज्यादा डिप्रेशन है कि वो स्कूल नहीं जाता, वो अपना जो सर्किल है उससे कम्युनिकेट नहीं करता है और उसकी स्टडीज पे इसका इफेक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो स्कूल जाएगा, बाकी लोगों की तरह वो नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों की तरह उसकी स्किन कलर नहीं अच्छा है, उसकी स्किन टोन नहीं अच्छा है, उसके चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, या जैसे भी उसके बाल हैं, उसकी फिगर वैसी नहीं है, जैसे भी वो खुद के अंदर फ्लॉ देखता है वो स्कूल जाना अवॉइड कर देता है, ज्यादा से ज्यादा वो बाहर, घर से बाहर निकलना अवॉइड कर देता है। उसके बाद जो आता है वो आता है एक्सरसाइज एक्सेसिवली टू बिल्ड मसल और गेट लीन, मतलब बच्चा, जो टीनेजर बच्चा है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। अगर बॉय है तो मसल बिल्ड करने में या फिर अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में लाने में, लीन बॉडी लाने में, ताकि वो बिल्कुल स्लिम एंड फिट लगे। तो बहुत ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हर एक की बॉडी अलग होती है। तो ये एक और आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लमेटिक साइन है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चे, जैसे कि अब वो
उनको लग रहा है कि नहीं कुछ कुछ मेरे अंदर कमी है, तो उन्होंने खुद को ही कि नहीं मैं यहाँ से ऐसे कट कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, अपनी स्किन कट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ हार्म पहुंचा रहे हैं, ताकि वो एक तरह से वो अपनी सर्जरी खुद ही कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं करना है। हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की पर्सनालिटी अलग है, हर एक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स अलग है, क्वालिटीज अलग है, स्ट्रेंथ्स अलग है। लेकिन क्योंकि बच्चे इस टाइम पर उनके एक आप कह सकते हैं एक उनके ऊपर डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर वो फील कर रहे हैं, तो उसी वजह से वो खुद को भी हार्म पहुंचाने लगते हैं। तो ये थे हमारे अभी तक आपने जितने भी पढ़े वो थे बिहेवियरल साइन। हमने अभी तक 3 साइन पढ़ चुके हैं, फिजिकल साइन, साइकोलॉजिकल साइन एंड बिहेवियरल साइन। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए BS फॉर बिहेवियरल साइंस। आई होप आपने इन सारे साइंस को बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत सारी आपको इससे नॉलेज मिली होगी। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पे। क्या क्या रिस्क हो सकता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से या BDD की वजह से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इससे क्या रिस्क है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है इस BDD के पीछे। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है OCD से रिलेटेड या OCD से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है ये भी बच्चे के अंदर आ सकता है। हो सकता है फैमिली में किसी को OCD की प्रॉब्लम हो या इस तरह की कोई डिसऑर्डर्स हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि बीइंग बुलीड अबाउट बॉडी शेप, वेट और अपीयरेंस। बच्चा हो सकता है कि उसने कभी ये सिचुएशन फेस की हो कि उसको बुली किया गया हो बॉडी शेप की वजह से, उसके वेट की वजह से या फिर अपीयरेंस की वजह से। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है अपने आप को लेके, अपने बॉडी इमेज को लेके, अपने वेट को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके कि मैं कैसा, मेरी अपीयरेंस कैसा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल ठीक है नहीं, मेरे कपड़ा ठीक है कि नहीं। हो सकता है उसने बुलिंग फेस की। लो सेल्फ एस्टीम। जब टीनेजर बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो होता है, वो अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर आप समझ लीजिए कि उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये चीजें कर सकता हूं और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। मान लीजिए बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसका जो फेशियल कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क हो। अब वो डार्क कलर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, बजाय इसके कि वो फोकस करे कि वो उसकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, लोग उसको राइटिंग स्किल्स की वजह से अप्रिशिएट करते हैं, बजाय इसके वो उन चीजों के बारे में सोच रहा है जिसके ऊपर लोग शायद ध्यान भी नहीं देते, या अगर ध्यान देते हैं तो वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा लो है और आप इसी वजह से आपके अंदर ये BDD की प्रॉब्लम आ गई है। डिप्रेशन, क्योंकि एंजाइटी है, सेल्फ एस्टीम कम है, इसलिए डिप्रेशन। अगेन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, बाहर नहीं जा रहे हैं, अकेले बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से घूमने रहे हैं, कहीं पे फोटोज नहीं खिंचवा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और आप और ज्यादा अकेला फील करेंगे। उसके बाद आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, अब आप क्योंकि बहुत ज्यादा आपके ऊपर ये BDD की प्रॉब्लम हावी हो गई है, अब आपके अंदर क्या आ गया है, ईटिंग डिसऑर्डर या ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से आपके अंदर अब BDD की प्रॉब्लम आ गई है। आप जो बच्चा है, वो टीनेजर बच्चा है, वो बहुत ज्यादा खाने लगा है या बहुत कम खाने लगा है, इस वजह से अब उसको लग रहा है कि उसका जो फिजिक है वो बिगड़ रहा है और अब वो बहुत ज्यादा अपने अपीयरेंस के बारे में सोच रहा है। तो खाने की प्रॉब्लम थी, अब उसको BDD की भी प्रॉब्लम हो गई है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी हो गया है, एक्सेसिव खाना या ना खाने की वजह से। इसके बाद आता है फिजिकल चेंज इन अपीयरेंस लाइक एक्ने। चेहरे पे दाने हो गए या बॉडी पे कहीं अगर कुछ और पिंपल्स या कुछ भी हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे को अब
लग रहा है कि मेरी स्किन खराब हो रही है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में कैसे कैसे परसेप्शंस लेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि देखो उसके चेहरे पर कितने सारे पिंपल्स हैं, या देखो वो कैसी लगती है। बट आपकी एक्चुअल में क्वालिटी क्या है वो आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बजाय आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं अपने फेस को या उस बॉडी पार्ट को जहां पे वो एक्ने या पिंपल या कुछ भी दाने या कुछ भी है। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिफिकल्टी मैनेजिंग इमोशंस। क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा सोच रहा है अपने बारे में, कह सकते हैं नेगेटिव फीलिंग आ रही है, अब उसको अपने इमोशंस को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो बार बार वही चीजें सोच रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परफेक्शनिज्म और हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स। बच्चे ने खुद के लिए इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं कि मुझे वैसा दिखना है, ऐसा दिखना है, मुझे उस इस मॉडल की तरह अपनी फिजिक बनानी है, बहुत तरीके से। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि बच्चे को जब भी इस तरह के थॉट्स आते हैं, बच्चा क्या करता है, अब बार बार वही सोच रहा है कि मुझे ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है, प्लस किसी और को उसने देखा तो भी उसके वैसे ही थॉट्स आने लगे कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट बॉडी चाहिए, मेरी जो फेशियल जो मेरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, मेरे बाल बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। इससे क्या है, आप परफेक्ट बनने चाहते हैं या फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर रहे हैं। और लास्ट आता है चाइल्डहुड निग्लेक्ट एंड अब्यूज। बच्चे ने छोटे में ऐसा कुछ अब्यूज फेस किया है या उसने वो उसको नेग्लेक्ट फील हुआ है, तो उसको ये लगता है क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है इस वजह से उसके साथ ये सिचुएशंस हो रही हैं और अब उसको वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर फेस करना पड़ रहा है। शुरुआत में उस पर ध्यान नहीं दिया गया, अब उसको लग रहा है कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या मेरे जो पर्सनालिटी है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से मुझे अवॉइड किया गया, मुझे नेग्लेक्ट किया गया। बट एक्चुअल में हो सकता है कि रीजन कुछ और हो। तो ये थे अभी तक जो आपने पढ़े कि बीडीडी की प्रॉब्लम के पीछे जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने अभी तक 10 रिस्क फैक्टर पढ़े। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए RF, रिस्क फैक्टर बिहाइंड बीडीडी। ठीक। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है होम असिस्टेंट। हम बच्चे को कैसे होम असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक। सबसे पहले बच्चे से पॉजिटिव बात करिए, अच्छे से बात करिए, जितना ज्यादा उसका ध्यान आप उस चीज से हटा सकते हैं पॉजिटिव वे में बोलिए कि नहीं तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, जो भी है उसको हाईलाइट करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिस्ट्रैक्शन। अगेन, अगर उसको कुछ लग रहा है तो उसका ध्यान उस जगह से हटा के किसी और टॉपिक पे उसका ध्यान ले जाइए जिसपे हो सकता है उसको बहुत ज्यादा कमांड हो, किसी सब्जेक्ट पे उसको बहुत ज्यादा कमांड हो। अगर बच्चे को लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है अपने अपीयरेंस को लेके, अपने स्किन को लेके, अपने फेस को लेके, बाल को लेके, तो उसका ध्यान उस चीज से हटा के उससे पूछे कि सब्जेक्ट के बारे में पूछिए, ताकि जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो उसके बारे में और अच्छे से आपको बताएगा और आपके साथ डिस्कस करेगा। एक्टिव लिसनिंग, बच्चे से जब भी आप बात करें हमेशा एक्टिव लिसनर की तरह बात करें, उससे पूछें कि वो कैसा फील कर रहा है, क्या है। जब आप इस तरीके से उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हैं, उसको ये एश्योरेंस दिलाते हैं कि आप हैं उसकी बात सुनने के लिए, तो बच्चा काफी हद तक रिलैक्स फील करता है। इसके अलावा और जो पॉइंट है वो रहता है लिमिट्स ऑन मिरर यूज। जितना कम बच्चा मिरर देखेगा उतना ज्यादा वो और काम पे फोकस कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेक्शन उस फ्लॉ से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने मिरर देखना बंद कर दिया तो बच्चे के दिमाग से वो फ्लॉ हट जाएगा, नहीं। बट उस टाइम पे वो बहुत सारी ऐसी चीजों पे उसका ध्यान जा सकता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फ्लॉ से। तो मिरर यूसेज बहुत कम कर दीजिए या घर में मिरर्स बहुत कम लगाइए। पे अटेंशन टू वार्निंग साइन।
वार्निंग साइन, बच्चा अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार ऐसे सर्च कर रहा है, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में सर्च कर रहा है, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सर्च कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राइट इन अ जर्नल, अपने बारे में बच्चे को बोलिए, एक जर्नल लिखे, जितनी भी उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, जितना भी उसको अच्छा लगता है अपने बारे में, जो भी जिसने भी उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं वो लिखे, अपने बारे में लिखे, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ट्रिगर पॉइंट्स हो। इससे क्या होता है, इससे उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है अपने बारे में और ज़्यादा समझने की कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट आता है डोंट बिकम आइसोलेट, अकेले नहीं रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को इस टाइम पे कभी भी अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं सर्जरी से रिलेटेड या अपने फ्लॉज से रिलेटेड, तो हो सकता है उन फ्लॉज के चलते, उन थॉट्स के चलते उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाए और वो और कुछ ऐसे कदम उठा ले जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको बच्चे को इस टाइम कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है। ज्वाइन अ सपोर्ट ग्रुप, एक बच्चे को बोलिए एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करे या अपने आसपास एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए, एक सपोर्टिव ग्रुप बनाए, जिससे वो अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर पाए, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, वो कैसा फील कर रहा है, और ऐसे लोग उसको सपोर्ट करते हैं जो उसे अपलिफ्ट करें, जिसमें उसकी कैपेबिलिटीज है उससे रिलेटेड, उसके स्ट्रेंथ से रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो और अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकता है, उसको इस तरीके की गाइडेंस मिले। जब उसको इस तरीके की गाइडेंस मिलेगी तो भी उसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो उसके दिमाग से खत्म हो जाएंगे। और जो लास्ट आता है वो आता है लीन रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चे को बोलिए एक ऐसा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज करे, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, चाहे प्राणायाम हो, डीप ब्रीदिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे मेंटल एक्सरसाइज हो। फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसे एक्टिविटीज को करे जिसमें उसको करने में मन लगता है, अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, इससे उसके अंदर का जो स्ट्रेस है वो कम होगा और थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करेगा, काम फील करेगा। तो मैंने आज आपको जो डिसऑर्डर था वो था बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसके बारे में बताया। इसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी, साइन पढ़े, फिजिकल साइन, साइकोलॉजिकल साइन एंड बिहेवियरल साइन। उसके बाद हमने जाना कि जो बीडीडी की प्रॉब्लम है वो किस किस वजह से एक टीनेजर बच्चे में हो सकती है और उसके लिए होम असिस्टेंस क्या है। तो आज का आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बीडीडी की बहुत लोगों को होती है। बहुत सारे लोग जीरो फिगर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के मसल्स बनाना चाहते हैं, मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं। तो हर चीज़ अच्छी है, बट आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर आप बॉडी को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट फिर आपको दिखने लगेगा और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, आपको वो लंबे ड्यूरेशन तक फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो अपनी बॉडी को उतना ही कष्ट दीजिए जितनी वो बॉडी आपकी संभाल पाए, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लीजिए ना उतना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस लीजिए। मिलते हैं एक नए डिसऑर्डर के साथ, एक लास्ट डिसऑर्डर के साथ इस सीरीज के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग। और हाँ, अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चे की हर उस छोटे चेंज को ज़रूर उस पर फोकस डालिए, ज़रूर ध्यान से देखिए कि उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, उससे कम्युनिकेट करिए ताकि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा आपको पता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।